प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, भारत के कुछ ऐसे ज़रूरी तथ्यों पर नज़र डालते हैं जो एग्ज़ाम में आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। तो सफलता के लिए चाहिए क्या? ये एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। अगर सिर्फ 3 महीने की मेहनत, बस 3 महीने, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो उन 3 महीनों में 20 घंटे भी काम करना पड़े तो कर देना चाहिए। यही जज्बा चाहिए। इसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए चलिए भारत की कहानी की शुरुआत करते हैं उसकी नींव से, यानी हमारे संविधान से। अच्छा, कभी सोचा है कि जिस संविधान की हम बात करते हैं उसे असल में लिखा किसने, उसकी इतनी खूबसूरत सजावट किसने की? चलिए आज उन गुमनाम नायकों से मिलते हैं। ये 3 नाम बहुत जरूरी हैं। नंदलाल बोस वो कलाकार थे जिन्होंने संविधान के हर पन्ने के बॉर्डर को अपनी कला से सजाया। और लिखा किसने? अंग्रेजी में इसे अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी में ये काम किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी। संविधान सभा का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ा, जरा इन तारीखों को देखें। 6 दिसंबर 1946 को सभा बनी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने हमारे संविधान की दिशा तय की। तो ये संविधान जिस जमीन के लिए बना, जिस देश के लिए बना, वो है हमारा भारत। चलिए अब जरा भारत के भूगोल पर, उसके नक्शे पर एक नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए, नंबर 1 पर है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है अपना उत्तर प्रदेश। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब एक और मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के ठीक बीच से होकर गुजरती है और ये कुल 8 राज्यों को छूती है। क्या आपको ये 8 राज्य याद हैं? चलिए देखते हैं। 8 राज्य याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और आसान ट्रिक है। बस ये लाइन याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार। जी हाँ, मित्र पर गमछा झार। इस एक वाक्य में वो 8 राज्यों के नाम छिपे हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई आज के भारत की बात, लेकिन आज के भारत को समझने के लिए हमें इसके अतीत में झांकना होगा। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत को आकार देने वाले 2 प्राचीन युगों की तुलना करते हैं। एक तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ ऋग्वैदिक काल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर व्यापारी और किसान थे, मतलब एक शहरी सभ्यता। वहीं ऋग्वैदिक काल के लोग पशु पालते थे और खेती करते थे, मतलब एक ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी में पशुपति और मातृ देवी की पूजा होती थी, तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता थे। सबसे बड़ा फर्क, सिंधु घाटी में यूनिकॉर्न वाली मोहर तो मिली है, पर घोड़े का कोई सबूत नहीं, जबकि ऋग्वैदिक काल में घोड़ा बहुत जरूरी जानवर था। और भाषा, सिंधु घाटी की लिपि को तो हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए, जबकि ऋग्वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत। और इसी प्राचीन भारत से हमें मिला हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये महान वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। ये दिखाता है कि हमारा आधुनिक भारत अपनी प्राचीन जड़ों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो प्राचीन जड़ों से होते हुए अब आते हैं आज के भारत पर। देखते हैं कि आधुनिक भारत की मशीनरी, इसकी अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। 1090, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी और शक्तिशाली टूल। और 1090 के अलावा भी कई जरूरी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे पुलिस इमरजेंसी के लिए अब एक ही नंबर है 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076 और आजकल बढ़ते साइबर क्राइम के लिए है 1930। ये नंबर्स सच में किसी की जान बचा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करते हैं। ये एक तरह का संतुलन है
और इस विचार के पीछे जो बड़ा नाम है वो है महान अर्थशास्त्री J.M. कीन्स का। अच्छा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने का एक आसान तरीका है उसे 3 हिस्सों में बांटकर देखना। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, जैसे फैक्ट्रियों में। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसी सेवाएं आती हैं। चलिए अब अपना फोकस और नैरो करते हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जो लोग यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के नाम बता सकते हैं? ये सवाल अक्सर आते हैं, तो याद कर लीजिए। राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पशु है बारहसिंगा और हाँ, राजकीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये चारों नाम जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के शहरों की अपनी एक खास पहचान है, जो उनके उपनामों से झलकती है। जैसे मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, फिरोजाबाद चूड़ी का शहर है और मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहते हैं। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये राज्य की औद्योगिक ताकत को दिखाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में थी और सबसे कम वो थी श्रावस्ती में। ये आंकड़े राज्य के अंदर ही शैक्षिक विकास के अंतर को साफ साफ दिखाते हैं। तो आज हमने संविधान से लेकर उत्तर प्रदेश के खास तथ्यों तक बहुत कुछ कवर किया, लेकिन जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, सिर्फ जानना काफी नहीं है। सफलता के लिए चाहिए समर्पण और मेहनत। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ आप आगे क्या करेंगे? असली यात्रा तो अब शुरू होती है।